तो कैसे आप लोग, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MVIS और ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी की 5वीं सीरीज़ है। पिछली सीरीज़ में हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर कर लिया था। इस बार हम जो इस सीरीज़ में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और हीट बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक आइडिया था वो मैं आपको पहले ही बता चुका था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हल्का सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं ताकि पीछे की चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, ताकि आगे समझने में ईजी हो। ठीक है, तो ये अपनी अर्थ है। ठीक, ये इसकी इक्वेटर हो गई। ठीक है, ये अपन लोगों ने पहले समझा था। और साथ ही साथ अगर मैं एक सन बना लूँ, ये हमारा सन है, तो सन की जो रेज़ है वो इक्वेटर पर, क्योंकि सीधी पड़ने वाली है, सीधी जो पड़ती है, ओवरहेड जो पड़ती हैं, वो तो हमने बात की थी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम एक कंडीशन लेकर चलते हैं कि इक्विनोक्स की कंडीशन है, या फिर हम कैप्रिकॉर्न से कैंसर के बीच में किसी भी कंडीशन को लेकर चल रहे हैं जिसमें कि वो सीधी ओवरहेड पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं कि ये सीधी सीधी इस पर ओवरहेड पड़ रही है। तो अगर जो मैं एक एरिया यहाँ पर, जैसे हमने पिछली बार बनाया था, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक एरिया बना लूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अगर एरिया बना लूँ और इससे पड़ने वाली रेज़ अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, ठीक है, ये रेज़ हैं जो अर्थ के इस पर पड़ी, और सेम क्रॉस सेक्शन का एरिया मैं यहाँ पर बनाऊँ। ठीक है, इस तरह से, तो अर्थ पर पड़ने वाला एरिया, तो ये हमने पिछली बार बात की थी कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ ऊपर मूव करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए जो एरिया है ना यहाँ पर बढ़ता जाता है। इस वजह से पोल की तरफ मूव करने पर जो हीट है वो घटने लगती है। पहला कारण तो यह है क्योंकि एरिया यहाँ बढ़ गया, ये हमने समझा था पिछली बार। ठीक है, दूसरा हमने क्या है समझा कि यहाँ पर जो हीट है वो सीधी सीधी पड़ रही है, ओवरहेड है ना, लेकिन जैसे जब हम पोल की तरफ मूव करते जा रहे हैं, वहाँ पर जो हीट है ना वो सरफेस पर जो स्लांट पड़ रही है, यानी एक एंगल पे पड़ रही है। ठीक है, और उस एंगल पे पड़ने के कारण भी हीट जो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जिस कारण से भी पोल की तरफ जाने पर हीट की वैल्यू घट जाती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी सापेक्ष में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो चीज़ हमने पढ़ी। तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, ठीक है, अगर मैं एक एटमॉस्फेयर बनाऊँ अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है ऑलमोस्ट सेम हम लेकर चल रहे हैं ना, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा फायदेमंद होगा। चलिए यहीं से समझ लेते हैं। तो अगर मैंने एक एटमॉस्फेयर बनाया और मैं मानकर चलूँ जो अर्थ की जो सन रेज़ है वो यहाँ पर इक्वेटर के पास में सीधी जा रही हैं, और एक बार वो जो मूव कर रही हैं वो पोल के पास में, थोड़ा सा इसको और ऊपर बना देता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए एक और रेज़ है जो पोल के पास में जा रही हैं। ठीक, इस तरह से यूँ तो जो रेज़ हैं वो थोड़ी कर्व कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको, एक चीज़ मैं आपको, एक पॉइंट समझाने के लिए चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ इक्वेटर के पास में, तो जो लेंथ मूव हुई है ना वो लेंथ जो है, और अगर मैं उसी लेंथ को कहाँ पर, उसी सेम रेज़ को अगर मैं, वैसी ही सेम रेज़ अगर मैं पोल के पास में मेज़र करूँ, तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना लेंथ ज़्यादा मूव करनी पड़ रही है। यानी जो लेंथ ऑफ पाथ है ना, एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक रेज़ को मूव करने में ज़्यादा तय करना पड़ रहा है जब हम पोल के पास जा रहे हैं, और जैसे ही हम इक्वेटर के पास में जा रहे हैं तो वही पाथ कम हो जाता है। तो इस कारण से भी यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्प्शन ना एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, और अर्थ के ऊपर आने वाली हीट जो है वो घट जाएगी। तो इस कारण से भी टेम्परेचर, समझ रहे हो, पोल की तरफ मूव करने पर घट जाता है। ये चीज़ हमने पिछली बार पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में ये इतनी मैंने आपको तीन चीज़ें भी बताई, मैं ब्रीफ में बताऊँ। सबसे पहले तो डायरेक्ट हीट पड़ती है ओवरहेड, है ना, वो एरिया कम होता है इक्वेटर के पास में। पहली चीज़ एरिया हमने इफेक्ट देखा। दूसरा हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ पाथ हमने देखी जो कि इक्वेटर पे कम है, और पोल की तरफ जाने पर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो फिर हीट अगेन जो धरती के सरफेस पर पड़ने वाली है वो घट जाएगी। और तीसरी हमने क्या वैल्यू देखी है, थीटा। थीटा यानी, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, इंसिडेंस एंगल मैंने भी आपको बताया कि जब हीट यहाँ जाएगी, एक मिनट, ठीक है, जब हीट यहाँ जाएगी पोल के पास में, तो एंगल जो है ना धरती के साथ में ये घटने लगता है। यहाँ पर एंगल ज़्यादा था, यहाँ सीधी पड़ रही थी, तो पूरी की पूरी हीट सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट जाएगी, लेकिन ऊपर जाने पर वो एंगल कम हो जाने के कारण रिफ्लेक्शन पड़ जाता है। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ ये पढ़ी, इंसिडेंस एंगल, ठीक है, ये तीन इफेक्ट हमने पढ़े, जिसके कारण टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अभी समझना है वो कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको एक बार एक आइडिया बनाकर दिखा देता हूँ।
टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होने वाला है कि यहाँ पर के एरिया पे ना इक्वेटर के पास में जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में हाई टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर टेम्परेट जोन होता है। इसी वजह से हमने जोन बनाए थे टेम्परेचर के केस में, ठीक है, वो आपको याद आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। तो अभी अपन थोड़े थोड़े से कंसेप्ट समझ लेते हैं, छोटे छोटे। उसके बाद अपने को लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस समझना है, और ये मेन चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। आज की वीडियो मेन इसी पर है, बहुत ईजी है। अगर ये हम जितने भी कंसेप्ट है ये अगर हम समझ लेते हैं, चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंसुलेशन क्या होता है। तो इंसुलेशन को समझने के लिए हमें इस शब्द को क्या करना है, 3 शब्दों में तोड़ देना है। इंसुलेशन है ना, मैं इसको लिखता हूँ इन, है ना, और एक मैंने सोल और एक है एशन, या फिर 3 शब्दों को मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। जो इसमें इन शब्द है ना वो बताता है इनकमिंग, ठीक है। जो सोल शब्द है ना वो बताता है सोलर, ठीक है। और जो एशियन शब्द है ना ये बताता है रेडिएशन, ठीक है। यानी इंसुलेशन का जो शब्द हुआ वो क्या हुआ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनकमिंग क्या है, जो आने वाला है, सोलर यानी सन की तरफ से। रेडिएशन क्या है, वो रेज जो है जो सन की तरफ से आ रही है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, और मेरे को लगता है इससे भी आप पूरी चीज़ अब समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो होता कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। दूसरा क्या है, वैक्यूम में चल जाता है, ठीक है। यानी सन की जो रेज आती है ना, सन से अर्थ तक बीच में तो वैक्यूम होता है, बीच में कोई गैस वगैरह तो होती है, तो उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इंसुलेशन की अपने को याद रखना है, ठीक है ना, वैक्यूम में चलता है। तीसरा क्या है, इसको हम रेडिएशन क्यों बोलते हैं ना, ये मैं भी आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर में। 3 होते हैं, ये भी इस पर बात करेंगे। फिलहाल जो मैंने बोला इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आप इसको देखें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वैक्यूम में चल जाता है। तीसरा क्या है, अच्छा, इंसुलेशन एक जो मेन कंसेप्ट है, छोटा सा हल्का से समझना अपने को। इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्लियर होगा। चलिए, तो अगर मैं एक सन बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सन बनाया, सन के मुकाबले जो अर्थ है ना वो बहुत छोटी है। इसको मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी ये काफ़ी दूरी पर है जो हमारी अर्थ है। तो इसके केस में क्या होगा, जो सन के चारों तरफ से कुछ हीट इस तरह से वेव्स निकलेंगी, ठीक है, रेज निकलेंगी सन के तो चारों तरफ से निकलेंगी, ठीक। इंसुलेशन ही मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। लेकिन इन रेज का बहुत छोटा सा भाग होगा, यानी इन चारों तरफ से जो रेज निकल है ना, ये चारों तरफ से जो येलो मैंने ये लाइंस बनाई हैं ये रेज हैं, इसका बहुत छोटा सा भाग होगा जो अर्थ को टकराएगा, ठीक है। यानी इतना छोटा सा सिर्फ भाग होने वाला है, ये छोटा सा भाग होगा जो अर्थ पर जाकर इंटरसेप्ट करेगा। यानी ये वो रेज हैं, ये वो रेज हैं जो अर्थ पर जाकर पड़ने वाली है, ठीक है। इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसी को मैं इसका नाम लिख देता हूँ, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसी को इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सन से आने वाली जो भी रेज होती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली बार बताया, फिर भी मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक। और उसकी जो, अगर मैं विजिबल की बात करूँ ना, यानी जो हमें दिखाई देती हैं, तो उसकी रेंज क्या बताती है, 3.3 से 0.7 माइक्रोमीटर के आसपास की होती है। और उसके साथ में कुछ यूवी रेज आती हैं जो धरती पर आती हैं, और उसके साथ में कुछ इंफ्रारेड रेज भी आती हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको मैं अलग से करके लिख देता हूँ, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। ये 3 तरह की रेज आती हैं और इस फॉर्म में आती है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन की फॉर्म में आती है। शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है, वैक्यूम में चल सकती है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अब ये भी क्या है ना, अभी मैंने आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ती है और पोल पर जाते जाते इनकी वैल्यू, क्योंकि स्लांट पड़ने लगती है ना, इस वजह से इनकी वैल्यू सरफेस पर कम महसूस होती है, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैं आपको बता चुका। तो इंसुलेशन हमने समझ लिया। अब एक चीज़ आप इसमें देखें, क्योंकि सन का देख रहे हो ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये सारी रेज, ठीक है, एक बहुत बड़े हिस्से का बहुत छोटा सा भाग, यानी ये वाला भाग सिर्फ, ठीक है, जो अर्थ पर पड़ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर मैं कहूँ 2 बिलियन है ना,
2 बिलियन पार्टिकल्स या 2 बिलियन, जो 2 बिलियन एटम्स हैं या फोटोन में कह दूँ, 2 बिलियन फोटोन जो भी वैल्यू है उसका सिर्फ एक पार्ट, अगर मैं इस पूरी को 2 बिलियन पार्ट में तोड़ दूँ ना, उसका सिर्फ एक पार्ट इस पर जाकर पड़ता है। ठीक है, तो 2 बिलियन को हम क्या बोलते हैं, 1 बिलियन में कितने होते हैं, शायद 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 2 बिलियन में शायद 20 लाख होते हैं। उन 20 लाख, अगर मैं गलत नहीं तो उन 20 लाख का यानी 2 बिलियन फोटोन्स का हो, या फिर फोटोन अगर कहकर उसको पार्ट बोल देते हैं, जो भी सन रेज है उसको हमने 2 बिलियन पार्ट में कर दिया, और उसका एक पार्ट होगा जो यहाँ पर आता है। इतनी कम वैल्यू आती है सन के पास अर्थ के ऊपर, उसके बाद भी यहाँ पर आप, ठीक है, इक्वेटर पे जो टेम्परेचर देखने को करीब करीब हमें मिलता है, कहीं पर 58 डिग्री सी और 60 के आसपास भी टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इंसोलेशन मैंने समझ लिया, इंसोलेशन इतना ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर हमें समझने है क्या। मैकेनिज्म का अर्थ क्या होता है, मैकेनिज्म का अर्थ क्या होता है, तरीका, है ना, यानी किस तरीके से आती है। ये 3 तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला तो होता है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मैंने पिछली बार आपको समझाया भी था, किसमें समझाया था, ट्रोपोस्फेयर में समझाया था, जो इसको कन्वेक्टिव लेयर भी हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर को, तो उसमें मैंने आपको कन्वेक्शन समझाया था, फिर भी मैं अभी आपको एक बार बता दूंगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके बारे में भी हम, वैसे मैंने रेडिएशन के भी बहुत सारे पॉइंट आपको ऊपर लिखवा दिए, लेकिन रेडिएशन क्या होता है मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिर कंडक्शन के बारे में बताऊँगा होगा क्या। अगर आप एक लोहे की रोड लो, ठीक है, और एक लोहे की रोड लेकर उसके एक हिस्से पर अगर आप हीट दो, है ना, किसी भी तरीके से, यहाँ पर आप बर्नर लगाओ, जो आपके घर में चूल्हा होता है ना, उसके ऊपर एक लोहे की रोड छोटी सी, उसके ऊपर आप इसको गर्म करो इस तरह से, तो थोड़ी देर बाद में आप पाओगे कि इस एंड पर जो आपने हाथ से इस तरह से पकड़ा हुआ है ना, इस तरह से आपने हाथ से इस तरह पकड़ा हुआ है, तो जो हीट है ना वो इस तरफ से मूव कर जाएगी। अब जो हीट के मूव करने का जो मीडियम है वो तो ये रोड है ना, रोड क्या है यहाँ पर, मीडियम है ना, यानी जिसमें हीट मूव कर रही है, लेकिन वो रोड यहाँ मूव नहीं करेगी, उसके अंदर हीट मूव करती है। ठीक है, इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन बोलते हैं। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझाता हूँ, अब आपको ठीक से याद हो जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पर एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है। ठीक है, अब मैंने इसको हीट दी, वो हीट लेकर इससे टकराएगा, तो जो हीट है वो इस तरफ कूद जाएगी। ठीक है, कुछ, सारी नहीं है, जितनी हीट इसमें गई इसकी कुछ वैल्यू इस, है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 में कूद जाएगी, और उस 2 से ये जैसे ही 2 3 से टकराएगा ना, टकराना बहुत जरूरी, इनके बीच में ऐसे टक्कर होगी तभी ये हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, इससे हीट कुछ 3 में होगी ट्रांसफ़र, उसके बाद कुछ 4 में ट्रांसफ़र होगी। इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ना, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यूँ तो इसके फॉर्मूले वगैरह भी है, लेकिन आपके लिए कोई ज़्यादा वो समझने की चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन को अपन समझते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पे मैं आपको कन्वेक्शन बताता हूँ। तो मैंने आपको पिछली बार ये चीज़ें समझाई थी, फिर वैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्या है, कि अगर यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और नीचे से मैं बर्नर से मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे का पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के कारण इसकी डेंसिटी घट जाएगी। डेंसिटी घटम, अच्छा, हमने एक चीज़ जनरल जो लाइफ है, हमने उसमें एक चीज़ देखी है कि आपने एक बलून होगा, उसके अंदर जो हम गैस भरते हैं ना, गर्म हवा भरते हैं, या उसके अंदर हम जो गैस भरते हैं हीलियम की गैस होती है, तो क्योंकि हीलियम की डेंसिटी कम होती है, तो जैसे हम उस बलून को छोड़ देते हैं ना, तो ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर वहीं आप उस बलून में एयर भर दें तो वो बलून फिर ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी, क्योंकि उसमें डेंसिटी कम है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, उसे भी हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से बर्नर से, क्योंकि जैसे हम हीट दे रहे हैं, उस हीट से जो नीचे की तली के पास का पानी है ना, वो गर्म होकर उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और उसके कारण वो ऊपर उठने लगेगा, तो नीचे एक जगह खाली होगी, उस जगह को भरने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा, और इस तरह की साइकिल को गर्म, यानी जिसकी डेंसिटी कम है उसका ऊपर उठना, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका नीचे जाना, इस मूवमेंट को देखो। ये जो एक पैकेट है ना, ये जो एक पार्ट है पानी का जो गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, ये भी अपने साथ हीट ऊपर लेकर जा रहा है, हीट इसके पास है ना, और वो सरफेस पर लेकर आ रहे हैं, तो हीट कहीं सरफेस पर आई, और नीचे वाला आया, अब वो भी हीट लेगा, वो भी फिर ऊपर जाएगा, तो ये भी एक तरीका हीट को ट्रांसफ़र कराने का है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन में क्या, अच्छा, हमने 2 चीज़ देखी, कंडक्शन और कन्वेक्शन में दोनों में मीडियम चाहिए था। यहाँ पर रोड एक मीडियम थी, है ना, लेकिन वो मूव नहीं कर रही थी। कन्वेक्शन में भी एक मीडियम है, या तो पानी है, या तो हवा है, या तो कोई और दूसरी गैस या लिक्विड होगा, लेकिन वो मूव करता है। ठीक है, रेडिएशन जो होता है ना, उसमें किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, दूसरा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेज की फॉर्म में चलता है, ठीक है। रेडिएशन होता क्या है, बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, तो इसको समझ लेते हैं। जो सन से आने वाली रेज होती है ना, वो वेव्स की फॉर्म में भी चलती है, और हल्के से जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको फोटोन बोलते हैं, है ना, फोटोन। ये जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो भी ये शब्द आपके सामने आएगा, फोटोन, ठीक है। तो वो फोटोन की फॉर्म में जो वैल्यू, जो पैकेट होता है ना, वो हीट पैकेट ऑफ हीट एनर्जी होता है, उसको हम एक फोटोन बोलते हैं। और वो जो एनर्जी लेकर चलता है वो एक वेव्स के साथ में चलता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो ये 3 तरीके थे मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट पर चलते हैं, फैक्टर्स। अब ये मेन चीज़ क्या है जो अपने को समझने हैं, वो है फैक्टर्स। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोगों ने समझा, ठीक है। लेकिन वो फैक्टर्स जो इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, यानी जिसके कारण टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर के पास में ज़्यादा है और पोल के पास में कम है, वो फैक्टर हमें समझने जरूरी है। तभी हम लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को समझने में, अगर हमें फैक्टर वगैरह समझ जाएंगे तो आप भी खुद इन चीज़ों को अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर मैं आपको ब्रीफ करा दूंगा, ठीक है। चलिए फैक्टर्स फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेशन है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेशन है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया यहाँ पर, कि एंगल ऑफ इंसिडेशन मैंने आपको यहीं बताया, ये रहा यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेशन। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इक्वेटर के पास में आने वाली जो रेज होती है, इक्वेटर के पास में जो आने वाली रेज होती है, उसका सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेशन करीब करीब 90 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, सरफेस के साथ में जो एंगल है वो घटता जाता है, तो रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। रिफ्लेक्शन बढ़ने से सरफेस को हीट कम जाती है और हीट वापस बाहर ज़्यादा जाने लगती है। इस वजह से सरफेस गर्म नहीं होते और पोल की तरफ जो है ना वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये हम चीज़ें समझे, और भी मैंने आपको लेंथ बताया, तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन है। ये इजी पार्ट है। ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन का मतलब क्या है कि डे और नाइट की बात है, यानी दिन के समय जो टेम्परेचर है वो, या हीट, वो सीधे आती है, और रात के समय हीट नहीं आती है, क्योंकि रात के समय का वो पार्ट होता है जो सन से दूर होता है और दिन के टाइम पे हीट ज़्यादा आती है, ठीक है। दूसरा इसके कारण क्या होता है, क्लियर स्काई एक कारण है, ठीक है। अगर स्काई क्लियर है तो रिफ्लेक्शन, जो क्लाउड है, रिफ्लेक्शन पता क्या होता है, मैं आपको एक बार रिफ्लेक्शन बता दूँ क्या होता है, ठीक है। सपोज करते हैं ये रिफ्लेक्शन, मैं आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझाता हूँ जो सबसे जल्दी समझ में आएगा, उसके बाद हम क्लाउड पर आते हैं, ठीक है। तो आपके घर में एक मिरर होगा, ठीक है। उस मिरर को आपने कभी बचपन में क्या किया होगा, जो धूप आती है ना, उस पर इस तरह से आपने उसको उसकी रेज़ को इस तरह पड़वाया होगा, तो कहीं दूसरी तरफ उसकी एक जो हल्का सा ना, वो हल्का सा लाइट पार्ट आपको दिख गया होगा। तो वो जो पार्ट, वो जो रेज़ आ रही है मिरर के ऊपर, और उससे टकरा के दूसरी तरफ जो उसकी जो लाइट शैडो नहीं बोलेंगे उसको, जो लाइट उसकी पड़ रही है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था, वैसे तो ये रिफ्लेक्शन ऐसी चीज़ है पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं होता क्या है। ये सन है और सन के चारों तरफ यहाँ पर हमारे बादल है, ठीक है। ऊपर से जो रेज आ रही हैं इस तरह रही, अगर जो बीच में बादल है तो जो रेज हैं उसका कुछ हिस्सा तो ऐसा होगा जो पार कर जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो टकरा कर बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 10 वैल्यू रे की आ रही है तो उसमें से 5 तो नीचे आएगी और 5 चली गई ऊपर। तो अपने को एक चीज़ समझ में आई इसमें, क्या कि जब क्लाउड्स होते हैं ना आसमान में, तो जो हीट का बहुत बड़ा भाग है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है और सरफेस पर आने वाली हीट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, यानी एक तो इसमें हमने क्या समझा, डे एंड नाइट, ठीक है। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, एक तो हमने समझा इसमें डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट। दूसरा हमने इसमें क्या समझ लिया, इसी पॉइंट में हमने क्या समझ लिया, क्लियर स्काई, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंसी जो शब्द है, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली लेक्चर में थोड़ा सा बताया था ट्रांसपेरेंसी क्या, इसमें मैंने आपको स्कैटरिंग बताई थी, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा इस बार में आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, जब ऊपर से आने वाली रेज़ है, ठीक है, ऊपर से रेज़ आ रही हैं और उसके अंदर जो
तरह तरह की जो है ना उसमें विजिबल रेज हैं, यूवी रेज हैं, इंफ्रारेड है, तो सबकी वेवलेंथ अलग होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो विजिबल रेज में भी आपने एक चीज़ समझी होगी या पढ़ी होगी, विबग्योर। ठीक है, ये जो विबग्योर होता है ना, इसमें वी जो होता है वोलेट होता है और आर जो होता है वो रेड होता है। तो वी से आर की तरफ जब हम मूव करते हैं ना, वी से आर की तरफ मूव करने पर जो हमारी वी से आर की तरफ मूव करने पर जो हमारी वो है ना वेवलेंथ, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, इस कारण से जो ब्लू की वेवलेंथ है वो कम होती है और जो रेड की वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो स्कैटरिंग मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, एक बार और मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ उसको, स्कैटरिंग को, कि स्कैटरिंग में होता क्या है, जब हमारी जो रेज आ रही होती है, अगर जो उसकी वेवलेंथ है उसके आसपास का जो मीडियम है, जैसे एटमॉस्फेयर में गैस है, O2 है, N2 है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है ना और उस गैस का जो साइज़ है उन दोनों के आसपास के बराबरी से है ना, तो वो क्या करेगा, उससे टकरा के ना इधर उधर स्कैटर कर जाएगी। ठीक है, वो उससे पार नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो वेवलेंथ उससे ज़्यादा है तो फिर वो उससे पार कर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू जो रेज होती है ना उसकी वेवलेंथ और जो इसमें गैस है उसके आसपास के बराबर की होती है, इस वजह से वो स्कैटरिंग कर जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी में क्या समझा, हमने स्कैटरिंग समझ लिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के ही बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर स्काई से भी समझा दिया, उसमें क्या रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर क्लाउड होगा तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, है ना। ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, ट्रांसपेरेंसी दोनों लगभग एक से ही हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लेंस डिफरेंशियल को अपने को समझना है। ठीक है, इसमें अपने को 3 पॉइंट समझना है, एल्बिडो, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट और स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, चलो तो इसके लिए अपन वापस ऊपर वाले उस पर चलते हैं। ठीक है, यहीं से अपन समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझे, अपने को समझना है लैंड, यहीं पर मैं लिख देता हूँ ना पॉइंट, लाइन पॉइंट को, लैंड सी डिफरेंशियल। ठीक है, लैंड सी डिफरेंशियल क्या है, लैंड और सी में आने वाले हीट डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंशियल अपने को समझना है। तो अगर मैं ये वापस से यहाँ समझूँ, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बिडो क्या है ना। एल्बिडो को हम समझते हैं, एल्बिडो क्या होता है। तो सपोज करते हैं एक सरफेस है और यहाँ पर एक हीट आ रही है जिसकी वैल्यू 10 है, तो उसकी सपोज करते हैं 3 वैल्यू जो है ना वो रिफ्लेक्टेड है। तो इस रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन को इनकमिंग हीट के एल्बिडो बोलते हैं। मतलब क्या है कि 3/10 एल्बिडो, यानी कि जो सरफेस पर पड़ने वाली वैल्यू का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो फ्रैक्शन है ना, हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इसको, इनकमिंग हीट के रिस्पेक्ट में, इसे हम बोलेंगे एल्बिडो। ठीक है, तो एक तरह से रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने एल्बिडो समझ लिया। दूसरा पॉइंट क्या था, फिर इसका हम यूज़ कैसे करते हैं समझने वाले हैं ना, एल्बिडो। फिर क्या है, पेनेट्रेशन ऑफ सनलाइट को हम समझेंगे। ठीक है, पेनेट्रेशन ऑफ सनलाइट क्या होता है, जो सन की तरफ से आने वाली रेज है, क्योंकि अर्थ जो लैंड मास है उसका सरफेस ठोस है। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं घुस पाती है, तो उसका पेनेट्रेशन लैंड मास पर बहुत कम होता है। जबकि पानी का जो सरफेस है वो लिक्विड है, तो जो हीट है ना या रेज है वो अंदर तक की तरफ पेनेट्रेट कर जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था लेंथ सी डिफरेंशियल। ठीक है, पहले दोनों पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूँ किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पेनेट्रेशन। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या काम करता है, एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें हीट दी है ना, तो उस हीट के कितने भाग को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होती है ना, या फिर जो एब्जॉर्ब करने की जो उसकी स्पेसिफिक हीट है, जो उसकी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, वो स्पेसिफिक हीट को शो करेगी। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों पॉइंट को समझना है लैंड और सी के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट है ना लैंड और सी डिफरेंशियल, तो लैंड और सी के रिस्पेक्ट में अपने को इन तीनों पॉइंट को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सी की। सी की अगर हम बात करें तो सी का, क्योंकि जो सॉलिड सरफेस है, सी का जो सरफेस है वो सॉलिड ना होने के कारण लिक्विड होता है, तो इस पर जो रेज पड़ती है ना वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, पानी की एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है। उसके कारण जो पानी की रिफ्लेक्टिव पावर है ना, पानी की जो पानी की रिफ्लेक्टिव पावर है ना वो पानी की कम होती है। जबकि जो हमारा लैंड मास है ये ठोस होने के कारण ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है पानी के मुकाबले। ठीक है, तो जो एल्बिडो होता है ना वो लैंड मास का एल्बिडो, ठीक है, लैंड मास का एल्बिडो ज़्यादा होता है पानी के मुकाबले। ठीक है, ये चीज़ समझिए, लैंड मास का एल्बिडो कैसा होता है, पानी के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो उसका एल्बिडो कम होगा, और वही पानी अगर आइस की फॉर्म में है तो एक ठोस हो जाएगा, तो हीट अंदर कम जाएगी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो एक तो हमने समझा, क्योंकि एक तो पानी का एल्बिडो कम है तो हीट अंदर ज़्यादा जाएगी। दूसरा, जो सनलाइट खुद ब खुद भी हद से जो उसका पेनेट्रेशन है ना सनलाइट का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लिक्विड इन नेचर है। एक तो था एल्बिडो, एब्जॉर्बिंग पावर है, वो पानी अपने आप उसको सोख रहा है,
वो एल्बिडो को कम करेगा। लेकिन एक डायरेक्ट पेनिट्रेशन है, सपोज उसका पेनिट्रेशन 10 मीटर तक है, जबकि लैंड मास का पेनिट्रेशन 1 मीटर तक भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, करीब करीब 0.8 0.9 के आसपास मीटर देखने को मिल जाता है एल्बिडो ने पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इन ठोस लैंड मास में, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने समझे। तीसरा पॉइंट अपने को क्या समझना है, स्पेसिफिक हीट। जो पानी की स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो 2.5 गुना ज़्यादा होती है किससे, लैंड मास से। क्यों, अगेन अपने को एक ही चीज़ समझनी है, क्योंकि लैंड इसमें पानी में ना, या अगर हम ओशियन की बात करें, ओशियन में पानी जो है ना वो मूव करता रहता है। मूव करते रहने के कारण क्या है, जो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और ऊपर का पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। इस मूवमेंट के कारण बहुत बड़े हिस्से में हीट चली जाती है, और इसके कारण से इसकी स्पेसिफिक यानी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन लैंड मास तो आपस में मूव नहीं करता, वो तो जो ऊपर का सरफेस ऊपर ही बना रहेगा, ठीक है। और इस कारण से इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो हमने 3 पॉइंट समझे, एल्बिडो समझा, हमने समझा कि पेनेट्रेशन सनलाइट की पानी में ज़्यादा और उसमें कम है, और तीसरा हमने समझा स्पेसिफिक हीट यानी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पानी की ज़्यादा, वो भी 2.5 गुना ज़्यादा है। ये तीनों पॉइंट ज़्यादा हो जाने के कारण पानी बहुत देर में गर्म होता है, समझ रहे हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, पेनेट्रेशन अंदर तक जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो पॉइंट को। वैसे तो हीट बैलेंस का पार्ट है, ये हीट बैलेंस में समझा देते हैं, लेकिन मैं यही हल्का सा क्लियर करा देता हूँ, ताकि हीट बैलेंस के टाइम पे आपको क्लियर, बाकी तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं भी आएंगी तो ठीक है, मैं आपको यहीं क्लियर करा देता हूँ। चलिए, क्या समझा रहा था मैं आपको समझा रहा था कि पानी देर में गर्म होता है और लैंड मास जल्दी गर्म होता है। ये तीनों मैंने आपको पॉइंट बताया, एल्बिडो मैंने आपको बताया, एल्बिडो ये तीनों ही काम करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं यहाँ पर जो है वो मास है, इतना थोड़ा मास है, ठीक है। या फिर आपने ये चीज़ें देखी होंगी, जब आप, अगर मैं जनरल एक एग्जांपल लूँ, घर में अगर आपने एक छोटे से एक कटोरी में पानी रखें और एक बहुत बड़े पतीले में या भिगोने में अगर आप पानी रखें, तो जो बहुत बड़े भिगोने में पानी रखा है ना, वो ज़्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, जबकि जो छोटी सी कटोरी में आपने पानी रखा है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मास कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मास कम है। और जो इसी तरह से अर्थ के सरफेस पर जो ओशियन है ना, जो अर्थ पर ओशियन है, क्योंकि उसका मास मूविंग है, तो ज़्यादा गहराई तक हीट जाएगी, और ज़्यादा गहराई तक हीट जाने का मतलब क्या है कि ज़्यादा मास इन्वॉल्व होगा, और ज़्यादा मास इन्वॉल्व होने के कारण ओशियन जो है ना वो देरी में गर्म होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं गर्म होने पे, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर लाने पे, जिसमें कि लैंड मास बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वापस से उस हीट को छोड़ने में, ठीक है। जबकि लैंड मास कैसा होता है, वो बहुत जल्दी से गर्म होता है, और वो बहुत जल्दी से ठंडा होता है। ये तीनों ही उसके कारण हमने समझे, एल्बिडो हमने समझा, क्योंकि एल्बिडो में क्या है, एक तो मास का एल्बिडो ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा जो हीट है वो ऑब्जॉर्व करेगा। इसकी पेनेट्रेशन पावर कम है, तो बहुत कम मास इन्वॉल्व होने वाला है ना, ठीक है। अगर मैं इसको एक अर्थ बनाऊँ, यहाँ पर मैं पानी भरूँ और यहाँ पर मैं ये हमारा सॉलिड सरफेस है, तो हीट के लिए सिर्फ इतने ही एरिया में, ठीक है, सिर्फ इतने ही एरिया में दिख रहा है ये रहा, ठीक है, सिर्फ इतने ही एरिया का मास इन्वॉल्व होने वाला है, तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम पानी की बात करने वाले हैं, तो ये पूरा इतना बड़ा मास इन्वॉल्व हुआ, और जिसके कारण हीट जो है ना, हीट बहुत ज़्यादा जाएगी, और इसी वजह से टेम्परेचर जो है बहुत देर में जाके वो आ पाता है, या फिर बहुत देर में जाकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सी या कहीं 10 डिग्री सी 30 डिग्री सी, तो वो भी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपने तीनों पॉइंट समझे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विंड अपने को समझना है। विंड वैसे हम आगे जाकर डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी हम विंड क्या करते हैं ना, विंड अपने साथ जो होती हैं वो हीट को लेकर मूव, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में मूव कराती है। यानी अगर मैं यहीं पर आपको दिखाऊं तो एक लैटिट्यूड है, इस पर वैसे हम बात करेंगे है क्या, इसके बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल क्या है, ये एक लैटिट्यूड है, और इस लैटिट्यूड पर जो विंड चल रही है वो अपने साथ हीट लेकर जाएगी। वैसे तो हीट जो है सरफेस के पास में ऐसे मूव करती है ना, ये हाई प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर बेल्ट होती है, हम आगे समझेंगे। लेकिन अपने को फिलहाल एक चीज़ समझनी है कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो विंड के द्वारा होता है, सरफेस के ऊपर, और सरफेस पर या सरफेस के नीचे वो पानी के द्वारा होता है, ठीक है। तो पानी यानी ओशन है ना, ओशन करंट्स होती हैं, उसे हम ओशन करंट बोलते हैं। जो ओशन के अंदर का पानी है वो भी हीट को ट्रांसफर कराने का काम करता है, और विंड भी हीट को ट्रांसफर कराने का काम करती है। फिलहाल इतना ही समझना है, क्योंकि ओशन भी हम आगे पढ़ेंगे और विंड भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आस्पेक्ट ऑफ स्लोप अपने को समझना है, ठीक है। आस्पेक्ट ऑफ स्लोप थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, अब आएगा।
ये पॉइंट अपने को समझना, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का एस्पेक्ट पड़ता क्या है, ठीक है। पहले इमेज को समझेंगे, फिर मैं कहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ वो भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले इस इमेज को समझ लेते हैं, क्योंकि उस इमेज की अगर मैं पोजीशन नहीं दिखाऊंगा ना तो अगेन वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारे दो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स के अगर मैं इस साइड की बात करूँ ना, इस साइड की जो सन की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी ये वाले, इस तरफ से तो जो हीट है वो सीधी सीधी पड़ने वाली है, ठीक है। इसको साफ करके मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, क्लियर हो, ठीक है। तो इस तरफ से तो जो हीट है ना वो इस तरह से सीधी सीधी पड़ने वाली है, ठीक है। इस साइड भी पड़ेगी सीधी सीधी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड की मैं बात करने लगूँ, कहाँ की, इस साइड की अगर बात करने लगूँ या इस साइड की बात करने लगूँ, तो यहाँ पर जो आप रेज देख रहे हो किस तरह से जा रही है, वो इन सरफेस पे ना, इन सरफेसेस पे और इस वाले सरफेसेस पे माउंटेन के वो सीधी कभी नहीं पड़ेगी, जिस कारण से यहाँ पर किसकी कमी होगी, टेम्परेचर। यहाँ पर भाई, यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने वाला है ना, तो टेम्परेचर यहाँ कम होने वाला है। लेकिन जबकि इस एरिया की और मैं इस सरफेस की या फिर इस सरफेस की बात करूँ तो यहाँ टेम्परेचर हाई होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होने के कारण कुछ पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर ये रहा, ये नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ये मैं क्या लिखा है ये मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले अपने को पॉइंट समझना है, ठीक है। नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो एक तो सबसे पहले ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो सनलाइट है वो यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट पर सबसे ज़्यादा आने वाली है। दूसरा, सनलाइट हो जाने के कारण क्या ना, मॉइस्चर उड़ेगी ज़्यादा, भाई गर्मी ज़्यादा होगी तो जो पानी है वो भाप बन के उड़ेगा ना, तो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होगी वो ना के बराबर होगी, और उस मॉइस्चर की कमी के कारण यहाँ पर कैसी होगी, एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप्स जो होंगी ना, अच्छा गुड क्रॉप्स, वहाँ पर फॉरेस्ट कम होंगे, ठीक है, सॉरी, क्रॉप्स अच्छी होंगी, क्योंकि क्रॉप्स जो हम किससे बनाएंगे, इरीगेशन से। इरीगेशन से इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे जहाँ पर हीट अच्छी पड़ रही है वहाँ पर हम क्रॉप्स अच्छी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं आने वाले, ठीक है। इन दोनों पर फॉरेस्ट नहीं आएंगे, और क्योंकि फॉरेस्ट नहीं आएंगे, क्रॉप अच्छी होगी, तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा होगा। जबकि इसके विपरीत हम इन दोनों तरफ सरफेस पर देखें, यानी एक तो इस वाले सरफेस पर देखें और एक इस वाले सरफेस पर देखें, तो इन दोनों ही एरिया में सनलाइट नहीं आएगी। सनलाइट ना होने के कारण टेम्परेचर कम होगा, और ह्यूमिडिटी इसमें इस वाले एरिया में ना मॉइस्चर अच्छी होगी। मॉइस्चर जहाँ अच्छी होगी वहाँ पर फॉरेस्ट अच्छा बनता है, ठीक है, ये रहा। और हीट वहाँ पर लाइट ना होने के कारण डार्कनेस होगी, तो एक तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा और क्रॉप नहीं होगी, क्योंकि लाइट नहीं है। क्रॉप के लिए हमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो एक तो टेम्परेचर है, दूसरा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाएगी और ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, और मॉइस्चर बहुत अच्छा खासा होगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं है, तो इस वजह से इवेपरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लाइट समझ ली, ये हमने इमेज समझ ली क्या, ठीक है। अब इसको हम उसमें समझते हैं, ठीक है। अब इसको हम किस में समझते हैं, अर्थ पे समझते हैं। ये जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न है, इसी इमेज को हम समझेंगे अर्थ के ऊपर। चलिए, तो ये मैं इसको, यही इमेज को मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें इमेज को देखने की क्या है, अपने को इसको देखना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर ये इक्वेटर है, इक्वेटर भी सीधा नहीं बनता है, ये इक्वेटर है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा सन छोटा बना देता हूँ, क्योंकि अपने को सन बहुत दूर बनाना है ना, जैसे इसमें दिख रहा था, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बड़ा सन होगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। सन है ये यहाँ पर, क्योंकि सन बहुत दूर है, ठीक है, सन बहुत दूर है, तो उसकी रेज़ अपने को बहुत कम पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो माउंटेन बना लेता हूँ, एक तो ये वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर में, वहीं पर नदर्न हेमिस्फीयर लिखा था ना, तो एक तो माउंटेन ये हो गया और एक माउंटेन ये हो गया। अब इस माउंटेन पर जो पड़ने वाली रेज़ हैं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक तो रेज़ इस तरह पड़ने वाली है, ठीक है, और एक रेज़ यहाँ जाने वाली है। तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर तो कोई रेज़ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर रेज़ आ रही है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर रेज़ पड़ने वाली है और यहाँ इस साइड में रेज़ कोई नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मॉइस्चर कम होगी, यहाँ भी मॉइस्चर कम होगी, यहाँ पर क्रॉप अच्छी बनेगी इरीगेशन के द्वारा, ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा होगा, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, यानी इस वाले सरफेस की बात करें और इस वाले सरफेस की बात करें, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मॉइस्चर बहुत अच्छी होगी, फॉरेस्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर डार्कनेस, यहाँ पर ना हीट सीधे नहीं पड़ेगी, तो क्रॉप नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी मैंने आपको, ये भी स्लोप का मैंने आपको क्या बता दिया है, ठीक है,
ये मैंने आपको एस्पेक्ट ऑफ स्लोप बता दिए। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप में मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस वाले एरिया पर टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है, इस वाले एरिया पर टेम्परेचर कम होने वाला है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट भी आपको पता चल गए। ठीक है, आगे चलते हैं। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर हैं, यानी कि अगर माउंटेन के इस साइड में स्लोप पड़ रही है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, इस साइड में लाइट पड़ रही है इस स्लोप पे तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जिस साइड में स्लोप नहीं लाइट जिस स्लोप पर लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विंड और ओशन करंट मैंने आपको बता दिया। अब एक एल्टीट्यूड और समझ लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड और समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर एक और मैं बना लेता हूँ। एल्टीट्यूड में अपने को फिर से माउंटेन बनाने होंगे। तो माउंटेन में होता क्या है, ऊपर से आने वाली जो हीट होगी ना, सरफेस से सपोज करते हैं हीट आ रही है इस तरह से, ठीक है, हीट आ रही है इस तरह से, हीट आ रही है इस तरह से, हीट आ रही है। ठीक है, तो जब ये हीट आ रही है तो सरफेस के आसपास की जो एयर है ना, या गैस एटमॉस्फेयर है सरफेस के आसपास का, ये वाला ना, ये सरफेस के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होने से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये मैंने आपको पिछली बार बताया। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे वहाँ डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी घट रही है ना। तो इस तरह से एल्टीट्यूड में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है। ये भी पिछली बार बताया था, फिर भी ब्रीफ में क्लियर कर दिया। आगे चलता है। तो अब इस तरह से अपन ने क्या कर लिए, फैक्टर्स जो भी हैं जरूरी हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब लास्ट चीज़ है अपने को क्या समझनी है, जो मेन चीज़ है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, और वो आप वैसे भी समझ भी गए होंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ थी जो अपने को समझनी थी, वो समझनी थी फैक्टर्स। यही फैक्टर्स मेन, अब आप समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अच्छा, यहाँ पर ये बन गया, ये ना, यहाँ पर ये बना हुआ है, पीछे की तरफ बन गया। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने दो इमेजेस हैं। ठीक है, ये तो एक हमारा कर्व है, किस किस के बीच में कर्व है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एनर्जी के बीच में और लैटिट्यूड के बीच में। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी वर्सेस लैटिट्यूड कर्व है। ठीक है, और ये हमने कैसे दिखाने की कोशिश की है, ये हमारी अर्थ है। यानी अगर मैं इसको इस साइड में बनाऊँ ना, इस कर्व को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा ना, या ऊपर की तरफ मैं बनाने की कोशिश करूँगा, तो कुछ इस तरह से कर्व बनने वाला है। यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊँगा, इस कर्व को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर ये कर्व इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से कर्व बन रहा है। ये हीट सरप्लस को दिखा रहा है, ये हीट डेफिसिट को दिखा रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कर्व है। ये वैल्यू लेटीट्यूड देखिए, यहाँ इस साइड में मूव करेंगे तो लेटीट्यूड है, और इस साइड में हमें एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक है, ये जो वैल्यू है बीच वाली, ये इक्वेटर को दिखा रहा है, यानी 0 डिग्री को दिखा रहा है। ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक हम मैक्सिमम जाएंगे, इधर भी 90 डिग्री तक मैक्सिमम जाने वाले हैं। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। ठीक है, बाकी अब आप कर्व को देखिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, ये रहा एनर्जी डिफिसिट और एनर्जी सरप्लस। जो ये वाली लाइन है ना, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, कर्व को या इसको ग्राफ को। ठीक है, तो ग्राफ में आप ये ध्यान से देखना है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली वाइट मैंने दिख नहीं रही ना, ये लो करो, ये वाली जो लाइन है, यहाँ भी नहीं दिख रही क्या, दिख जाएगी। चलिए, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने ग्रीन किया ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये एवरेज वैल्यू को दिखाता है। यानी अगर मैं बात करूँ ऑन एवरेज जो अपने को वैल्यू मिलने वाली है, ऑन एवरेज जो अर्थ पर वैल्यू आ रही है, यहाँ पर देख रहे हो हमने 0 बनाया हुआ है। ठीक है, ये या चलो 0 वैल्यू भी लिख लो, इसको हम 0 एवरेज वैल्यू से भी दिखा सकते हैं। सब रेफरेंस का खेल है, हम चाहे तो रेफरेंस यहाँ से भी ले सकते हैं। इसे 0 ले ले और यहाँ पर एक वैल्यू ले ले, एवरेज वैल्यू। कुछ वैल्यू इससे ऊपर जाएगी और कुछ वैल्यू इससे नीचे जाएगी। जो एवरेज वैल्यू से नीचे वो डेफिसिट वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू के ऊपर है वो सरप्लस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने इसको 0 ले लिया इजी करने के लिए, तो हम 0 से ही लेकर चलते हैं। जब कर्व में 0 होना है तो हम भी 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो वैल्यू है ये वाली, ये 0 वैल्यू है। अब 0 वैल्यू से जो भी हीट ज़्यादा होगी उसे हम हीट एनर्जी सरप्लस बोलेंगे। अभी इसको मैं आपको इस पर दिखाऊंगा, अर्थ सरफेस पे, लेकिन पहले इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं नाम को ना। सरप्लस का मतलब होता है जहाँ पर हीट, जो नेट हीट है ना वो ज़्यादा होती है। जो नेट हीट आ रही है वो बाहर जाने वाली यानी लॉस होने वाली हीट से ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं एनर्जी सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर इसको समझेंगे, नेट की है ना, यहाँ पर ये वैल्यू हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ये एक एनर्जी डिफिसिट पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, ये एनर्जी डिफिसिट का मतलब होता है कमी, यानी एनर्जी में आने वाली कमी। अभी इसका जस्ट विपरीत काम करता है। जब किसी वैल्यू में यानी किसी सरफेस पे जो हीट आ रही है ना,
उसकी मात्रा तो 3 ही है, और बाहर जाने वाली जो हीट है उसकी मात्रा 5 हो गई, तो एनर्जी लॉस बढ़ गया, और एनर्जी जो आ रही है यानी इनकमिंग एनर्जी वो घट गई। तो इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगी। अब आप ये सोचोगे एनर्जी डेफिसिट कैसे बने, जितनी आएगी उससे ज़्यादा कैसे जा सकती है। तो हीट आने के, अभी हम इसको समझते हैं ना, ये भी हम समझेंगे पॉइंट। चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया पॉइंट क्या क्या है। अब हम इसको समझेंगे कि एनर्जी डेफिसिट कैसे है, नेट हीट गेन और हीट लॉस कैसे, ये हम समझते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं इक्वेटर बनाऊं, इसको इक्वेटर को 2 जगह दिखाया, यहाँ पर भी इक्वेटर दिखाया है और यहाँ पर 0 डिग्री पर भी इक्वेटर दिखाया है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। इक्वेटर पे अपन ने अब सारे, हमने फैक्टर समझ लिए, हमने सारी एल्बिडो समझ लिए, हमने पेनेट्रेशन समझ लिया, अगर पानी है, अगर जो लैंड है, वो सारे पॉइंट हमने समझ लिए। मैं पीछे एक बार सारे फैक्टर आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये रहा, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लिया, हमने ड्यूरेशन समझ लिया, ट्रांसपेरेंसी है ना हमने समझ लिया, ठीक है, लैंड सी डिफरेंस समझ लिया, विंड हमने समझे, ये सारे पॉइंट समझे। अब उन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जब इसकी हम बात करेंगे। इक्वेटर पे अपने को एक चीज़ पता है क्या, कि जो नेट जो हीट आती है ना सन की तरफ से, वो हीट आती है ज़्यादा। सबसे पहले अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि इक्वेटर पे भी क्लियर स्काई है और पोल पर भी क्लियर स्काई है, ठीक है। फिलहाल ये पॉइंट हम मानकर चलते हैं। तो जो भी हीट किस पर आ रही है, इक्वेटर पर आ रही है, वो हीट ज़्यादा होगी किसके मुकाबले, पोल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 और वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस घट गया, तो हमारा रिफ्लेक्शन बढ़ गया, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर जो स्काई क्लियर नहीं है, ठीक है, तो एंगल ऑफ जो हीट आ रही है वो घट जाएगी, लेकिन वो भी, क्योंकि अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर जो है ना इक्वेटर के पास में जो लेंथ ऑफ पाथ है ना, यानी जो हमारी मूव कर रही है इस तरह से यहाँ तक का जो लेंथ ऑफ पाथ है, वो इसके मुकाबले अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, पोल के पास में लेंथ ऑफ बताऊँ, तो धीरे धीरे वो लेंथ ऑफ पाथ बढ़ता जाता है, और जिस कारण से भी हीट का जो है ना सरफेस तक आने की जो वैल्यू वो घट जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी वैल्यू बताई, और बाकी सारे कारणों से भी अगर हम देखें तो इक्वेटर पे हीट हमेशा ज़्यादा होगी पोल के मुकाबले। तो इस कारण से क्या होगा, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पर हीट आ तो ज़्यादा रही है, लेकिन यहाँ पर से हीट का जो ना लॉस वो कम है, ठीक है। इक्वेटर के पास में हीट का क्या है, लॉस कम है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, इक्वेटर जो है ना वो गर्म हो जाते हैं। देख रहे हो, एनर्जी सरप्लस 0 से ऊपर दिखा रखा है, एवरेज भी हम दिखा सकते हैं, मैंने भी आपको बताया। तो इक्वेटर इस कारण से हो गए सरप्लस हो गए, क्यों? क्योंकि जो हीट आ रही है वो लॉस होने से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम पोल की तरफ मूव करें, तो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम देखें, चाहे तो हम एल्बिडो देखें, एल्बिडो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ होती है ना, क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, आइस होती है, उस आइस का एल्बिडो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन अगेन ज़्यादा होता है, तो हीट अब्जॉर्प्शन वो सॉलिड होने के बावजूद भी पोल के पास में ना उसका हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एल्बिडो में पता है क्यों भी पढ़ना है, जब आप वो पढ़ोगे ना, मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, जब आप वो भी पढ़ोगे ना एनवायरनमेंट, तो उसमें आप जो ब्लैक शूट्स होते हैं ना, जो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो अभी जाकर क्या हो रहा है कि पोल के पास में ना इकट्ठा हो रहे हैं, और इसके कारण से भी वहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। एल्बिडो थोड़ा घट गया है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारे आइस और ग्लेशियर्स है वो जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर पढ़ने की चीज़ें, मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया क्यों हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एल्बिडो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हीट गेन ज़्यादा होगा, नेट हीट गेन, क्योंकि हीट यहीं पर सीधे पड़ती है, उतनी बाहर जाती नहीं है जितनी ये खा जाती है, ठीक है। जबकि हम पोल पर आते हैं तो हीट जो है ना आती कम है और लॉस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से नेट हीट लॉस है, यहाँ पर एनर्जी डिफिसिट है, इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर भी माइनस में भी हमें देखने को मिलता है, और पानी यहाँ पर जमा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हीट आई है। अब क्वेश्चन एक उठता है, जो मेन क्वेश्चन एक उठता है, ठीक है, क्या उठता है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एल्बिडो वगैरह हमने समझ लिया, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस हमने समझ लिया, क्या हो गया कि इक्वेटर पे नेट हीट गेन ज़्यादा है, और पोल पर हीट गेन जो है वो मतलब हीट जो आ रही है वो कम है और जो जा रही है वो ज़्यादा है, तो नेट लॉस है पॉइंट पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपने दिखा रखा अपने को। तो एक क्वेश्चन अब उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन उठता है ये कि जो इक्वेटर है वहाँ पर तो हर बार एनर्जी सरप्लस ही तो होती रहेगी, हर दूसरे दिन वहाँ पर एनर्जी नेट हीट गेन है, तो हर दूसरे दिन वहाँ एनर्जी जुड़ेगी, और जो हमारे पोल्स हैं वो लगातार और टेम्परेचर में नेगेटिव चले जाते हैं, मतलब आज -4 है तो कल -8 जाएगा, परसों -16 जाएगा, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो उसका मेन कारण क्या होता है, हमारी विंड्स है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, विंड्स और ओशन, ठीक है। विंड्स और ओशन क्या करते हैं, वो यहाँ से कई सारे तरीके,
यहाँ से विंड्स और ओशियन हीट लेते हैं और किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, उस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं पोल की तरफ। तो टोटल मिला के जो एनर्जी सरप्लस है ना, वो एनर्जी डेफिसिट में जाकर मिल जाती है और हमारा जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है ना, वो रीजन वाइज है ना, रीजन स्पेसिफिक सेम बना रहता है। यानी वही टेम्परेचर जो उस रीजन पे है वो बना रहेगा। जहाँ 25 डिग्री सी है वो आसपास थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा तो आएगा, वरना तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और पोल में जो टेम्परेचर है 0 डिग्री या -4 डिग्री या +1 डिग्री 2 डिग्री, वही टेम्परेचर बना रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे हीट बजट। हीट बजट को पढ़ने से पहले ये टेम्परेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।